Hello everyone, welcome back in economics class. Today we will discuss about the next concept investment. What is investment? आज हम 14 चैप्टर बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम में इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है, व्हाट इज ग्रोस एंड नेट इन्वेस्टमेंट. टुडे आवर टॉपिक इज ग्रोस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट. नेट इन्वेस्टमेंट. अब देखो कि फर्स्टली हमने ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या होती है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, तो उसके लिए पहले ये हमें पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है. व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? The act of putting money in a company, firm, etc. called investment. अब देखो इन्वेस्टमेंट क्या होती है. द एक्ट ऑफ पुटिंग मनी इन ए कंपनी, फर्म एक्सेट्रा कॉल्ड इन्वेस्टमेंट. मीन्स कि जब कोई भी पर्सन है एज ए प्रोड्यूसर, ठीक है, एज अ बिजनेसमैन, जब भी वो अपनी कोई भी फर्म में या कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है, ठीक है, पुटिंग करता है मतलब पैसा वहां पे खर्च करता है कोई भी कमोडिटी की प्रोडक्शन के लिए या फिर कोई न्यू मशीनरी को परचेज करने के लिए, वो जो भी एक्सपेंडिचर करेगा एज ए बिजनेसमैन, एज अ प्रोड्यूसर, देन इट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट. तो वो क्या होती है इन्वेस्टमेंट्स. मींस लाइक जैसे कि हमारे फादर है तो उन्होंने अगर कोई भी शॉप ओपन करनी है, ठीक है, क्लोथ्स की शॉप ओपन करनी है या रेडीमेड क्लोथ्स है उनकी शॉप ओपन करनी है, देन उसके लिए जब वो उस पर जितनी इनकम खर्च करते हैं, स्पेंड करते हैं, वो क्या होती है एक तरफ से इन्वेस्टमेंट होती है. मीन्स कि वो प्रेजेंट टाइम में जो शॉप है उस पे पैसा इन्वेस्ट कर रही है, पैसा खर्च कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? ताकि फर्दर में उनको उस शॉप से जिसपे उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है फर्दर वो उनको जाके क्या है प्रॉफिट प्रोवाइड करे. ठीक है, तो कोई भी जो भी प्रोड्यूसर्स होते हैं या बिजनेस फर्म्स होती हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, तो वो क्या है अपनी इंडस्ट्रीज में गुड्स एंड सर्विसेज के लिए या मशीनरी के लिए जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, तो वो एक्सपेंडिचर करने के पीछे उनका मेन जो पर्पस है वो क्या होता है कि फर्दर प्रॉफिट गेन करना. जो जिस पे उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है उससे उनको फर्दर टाइम फ्यूचर में क्या है उनको प्रॉफिट प्रोवाइड होती, वो होती है इन्वेस्टमेंट. मतलब कि एक ऐसा एक्ट, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम क्या है कि कोई भी प्रोड्यूसर है, कंपनी है उसकी या कोई फर्म है, तो उसमें जब वो मनी को पुटिंग करता है, पुटिंग मीन्स की जब मनी उस पर खर्च करता है, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए, देन वो क्या होती है इन्वेस्टमेंट. ठीक है, इन्वेस्टमेंट इज एन एक्सपेंडिचर फॉर प्रोडक्शन. इन्वेस्टमेंट क्या है? एक तरह का एक्सपेंडिचर होता है कि कोई भी अगर कमोडिटी की प्रोडक्शन करनी है तो प्रोडक्शन के लिए जो भी हम पैसा खर्च करते हैं, रॉ मटेरियल परचेज करते हैं या मशीनरी वगैरह परचेज करते हैं, तो वो एक तरफ से क्या होता है एक्सपेंडिचर होता है प्रोड्यूसर का, तो वो क्या हो जाती है इन्वेस्टमेंट. सो इन्वेस्टमेंट इज द एक्सपेंडिचर फॉर प्रोड्यूसर. अब देखो जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं पैसा, तो वो व्हेन इन्वेस्टमेंट स्पेंड इन ए कैश, कैश की फॉर्म में जब हम पैसे को मतलब कि कैश की फॉर्म में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं शॉप पे प्रोडक्शन के लिए, कैश की फॉर्म में स्पेंड करते हैं, तो वो क्या होती है मॉनिटरी इन्वेस्टमेंट. मॉनिटरी इन्वेस्टमेंट मींस मनी से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट. मॉनिटरी इन्वेस्टमेंट. मॉनिटरी मीन्स मनी रिलेटेड. जब भी कोई भी अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसने कुछ भी अगर प्रोडक्शन करनी है, ठीक है, तो प्रोडक्शन करने के लिए जब वो मनी की फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करता है, कैश इन्वेस्ट करता है, कैश उस पर एक्सपेंडिचर करता है, खर्च करता है, तो वो क्या हो जाती है मॉनिटरी इन्वेस्टमेंट. एंड जो मॉनिटरी इन्वेस्टमेंट है वो रियल इन्वेस्टमेंट में कैसे चेंज होती है, ठीक है. अब देखो मॉनिटरी इन्वेस्टमेंट को अगर हम रियल इन्वेस्टमेंट में प्रोड्यूसर चेंज करना चाहता है तो वो कैसे चेंज होगी कि जब प्रोड्यूसर जो मॉनिटरी इन्वेस्टमेंट है, जो मतलब मनी है उसके पास, ठीक है, वो उस इन्वेस्टमेंट से क्या है
कि लाइक जैसे कि डैम्स या कनाल्स वगैरह इंप्लीमेंट करता है, न्यू मशीनरी, इक्विपमेंट्स, टूल्स वगैरह परचेज करता है, तो वो इन्वेस्टमेंट मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट से रियल इन्वेस्टमेंट में चेंज हो जाती है। मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट चेंज इनटू रियल इन्वेस्टमेंट। जब कोई भी प्रोड्यूसर है या बिजनेस फर्म है फ्यूचर में प्रॉफिट के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं मॉनेटरी फॉर्म में करते हैं, मनी की फॉर्म में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो वो होती है मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट। एंड मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट चेंज इनटू रियल इन्वेस्टमेंट। जो मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट है वो रियल इन्वेस्टमेंट में कैसे चेंज होती है कि जब उस पैसे को प्रोड्यूसर क्या करते हैं, प्रोड्यूसर उस पैसे से क्या है, या तो कोई न्यू इक्विपमेंट, न्यू मशीन्स, न्यू डैम्स, कैनाल या बिल्डिंग्स वगैरह को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए या कुछ भी अपनी प्रोडक्शन के लिए, तो वो क्या हो जाती है कि जो मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट है वो रियल इन्वेस्टमेंट में चेंज हो जाती है। अब लाइक जैसे कि प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन के लिए जो मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट है, मतलब जो पैसा है वो किस पे खर्च किया है, न्यू मशीन्स पे, ठीक है, तो वो जो न्यू मशीन होगी वो एक तरह से उसके लिए क्या हो जाएगी, रियल इन्वेस्टमेंट। रियल इन्वेस्टमेंट कैसे होगी प्रोड्यूसर के लिए, क्योंकि उस मशीनरी के थ्रू जो प्रोड्यूसर है वो कोई भी कमोडिटी की प्रोडक्शन कर सकता है, ठीक है, जैसे 1 ईयर उसने कमोडिटीज की प्रोडक्शन की है, नेक्स्ट ईयर भी प्रोडक्शन कर सकता है, उससे नेक्स्ट ईयर भी कर सकता है, तो वो उसके पास मतलब कि अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट हो गई वो, मतलब अब उसे मशीनरी के लिए किसी और से मशीनरी को बोरो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, वो क्या होती है एक रियल इन्वेस्टमेंट। या फिर कोई प्रोड्यूसर है वो जो भी मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट मतलब कि जो भी उसके पास पैसा है, ठीक है, तो वो पैसा वो किस पे, बिल्डिंग बनाने पे या डैम कैनाल पे स्पेंड कर रहा है, तो जब वो बिल्डिंग वगैरह जो भी ओपन करेगा तो वो एक तरफ से उसकी रियल इन्वेस्टमेंट होगी। ऐसा नहीं है कि 6 मंथ के बाद वो बिल्डिंग उसने किसी और को देनी पड़ेगी, क्योंकि उस पर उसने अपना खुद का पैसा खर्च किया है, देन दिस इज रियल इन्वेस्टमेंट। ओके, तो मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट रियल इन्वेस्टमेंट में कब चेंज होती है कि जब प्रोड्यूसर है या बिजनेस फर्म है उनके पास जो भी मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट होती है, मनी रिलेटेड जो मनी वैल्यू मतलब पैसा होता है, उसको जब वो कोई कनाल्स वगैरह या फिर मशीनरी वगैरह इक्विपमेंट पे स्पेंड करते हैं, तो वो होती है रियल इन्वेस्टमेंट। ओके, अब देखो कि रियल इन्वेस्टमेंट से क्या है कि जो भी प्रोडक्शन है, ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है, इंक्रीज होती है। इंक्रीज इन द प्रोडक्शन एफिशिएंसी। अब देखो रियल इन्वेस्टमेंट से क्या होता है कि प्रोड्यूसर रियल इन्वेस्टमेंट उसने मशीन्स पे पैसा स्पेंड किया, इन्वेस्ट किया है, तो उसे जब वो मशीन से कमोडिटीज की प्रोडक्शन करेगा तो इससे जो प्रोडक्शन एफिशिएंसी है वो क्या इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अगर हम मशीन्स वगैरह यूज करते हैं तो जो कमोडिटीज हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटीज को तैयार कर सकते हैं, और साथ में ही क्या है कि जो भी क्वांटिटीज तैयार होगी वो क्या है, बेस्ट क्वालिटी की तैयार होगी, तो इससे जो प्रोडक्शन एफिशिएंसी है, ठीक है, प्रोडक्शन कैपेसिटी है, एबिलिटी है, वो क्या है, इंक्रीज होती है रियल इन्वेस्टमेंट के थ्रू। ओके, तो ये था इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट कंसेप्ट है व्हाट इज ग्रोस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। तो फर्स्टली व्हाट इज ग्रोस इन्वेस्टमेंट। ग्रोस इन्वेस्टमेंट, अब देखो फर्स्टली इन्वेस्टमेंट का मीनिंग हमें क्लियर है, बट ग्रोस का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय ग्रोस। ग्रोस मीन्स टोटल, मतलब टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, जैसे हम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं जीडीपी को, जीडीपी मीन्स ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस मीन्स टोटल डोमेस्टिक 1 ईयर में कंट्री में टोटल कितने प्रोडक्ट क्या है तैयार हुए हैं उनकी वैल्यू। तो यहाँ पे जो ग्रोस है, ग्रोस का मीनिंग क्या होता है, टोटल, टोटल इन्वेस्टमेंट। ओके, तो what is gross investment, increase in value of capital goods is called gross investment।
अब देखो कि ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स फर्स्टली आपको क्लियर होना चाहिए कि कैपिटल गुड्स क्या होती है। कैपिटल गुड्स का मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कंसेप्ट भी बताया था कि कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मींस की जो कैपिटल गुड्स हैं वो गुड्स होती हैं जिनका हम यूज कोई भी कमोडिटी की प्रोडक्शन के लिए करते हैं, ठीक है, एज ए प्रोड्यूसर, एज अ बिजनेस फर्म। अब देखो कि जो कॉमन कंज्यूमर्स होते हैं वो कैपिटल गुड्स का यूज नहीं करते, क्योंकि कंज्यूमर्स क्या है, गुड्स को कंज्यूम करते हैं, उनको यूज करते हैं, ना कि वो उनकी प्रोडक्शन करते हैं। तो जो कैपिटल गुड्स होती है वो किनके थ्रू यूज की जाती है, प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, कैपिटल गुड्स को यूज करके गुड्स जो भी प्रोडक्शन कमोडिटीज होती हैं उनकी प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो देखो जो कैपिटल गुड्स हैं वो कौन सी होती हैं, कैपिटल गुड्स लाइक जैसे कि इक्विपमेंट, न्यू मशीन्स, डैम्स, कैनाल्स एक्सेट्रा। अब देखो कैपिटल गुड्स कौन कौन से होते हैं, लाइक जैसे कि इक्विपमेंट्स हो गए, टूल्स हो गई, न्यू मशीनरी हो गई, ठीक है, डैम्स, कैनाल, बिल्डिंग। तो इन सब का यूज क्यों किया जाता है, कोई ना कोई कमोडिटी की प्रोडक्शन करने के लिए। तो कैपिटल गुड्स वो होती है जिनको हम क्यों यूज करते हैं, प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, कमोडिटीज को जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो देखो कि जो ग्रोस इन्वेस्टमेंट है वो क्या होती है, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स इज कॉल्ड ग्रोस इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि जब कोई भी प्रोड्यूसर क्या है, कैपिटल गुड्स पे अपनी मनी को स्पेंड करता है, कैपिटल गुड्स को परचेज करने के लिए वो जो पैसा खर्च करता है, इन्वेस्ट करता है, वो क्या होती है, उसकी ग्रोस इन्वेस्टमेंट। अब ग्रोस इन्वेस्टमेंट में हम क्या इंक्लूड करते हैं, कैपिटल गुड्स जो हम न्यू वगैरह परचेज करते हैं, या न्यू कैनाल है, बिल्डिंग है, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। और इसके साथ ही जो ग्रोस इन्वेस्टमेंट है उसमें अगर जो प्रोड्यूसर है उसके पास ओल्ड कैनाल्स हैं, ओल्ड मशीनरी रखी हुई है उसके पास, ठीक है, या फिर मशीनरी में कोई भी टीयर वियर हो जाती है, टूट फूट होती है, डेप्रिसिएशन होती है, तो उस मशीनरी को रिपेयर करवाने के लिए जो पैसा खर्च करना पड़ता है, या ओल्ड डैम्स वगैरह पे कोई भी प्रॉब्लम हो गई है तो उसकी डेप्रिसिएशन हुई है तो उसको अगर सही करवाने के लिए जो पैसा खर्च करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, वो सारी इन्वेस्टमेंट क्या है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड होती है। ग्रोस इन्वेस्टमेंट में एक प्रोड्यूसर है या फिर जो भी बिजनेस फर्म है तो वो क्या है, कैपिटल गुड्स को परचेज करने के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं, न्यू मशीनरी वगैरह परचेज करने के लिए, और साथ में जो ओल्ड डैम्स है, ओल्ड उसके पास मशीनरी है, अगर उसमें कोई भी डेप्रिसिएशन होती है, वियर टियर होती है, टूट फूट होती है, देन उसके लिए जो उसे प्रोड्यूसर को पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, वो सारी जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्रोस इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड होती है। ओके, तो जो ग्रोस इन्वेस्टमेंट है इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, ग्रोस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। क्लियर है। अब डेप्रिसिएशन का तो आपको पता चल गया कि जो भी मशीनरी खराब हो जाती है तो उसको रिपेयर करवाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। तो नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है वो हम ग्रोस इन्वेस्टमेंट के बाद डिस्कस करेंगे। तो क्लियर है, व्हाट इज ग्रोस इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स, मतलब कैपिटल गुड्स को परचेज करते हैं तो एक तरफ से जो कैपिटल गुड्स हैं उनकी वैल्यू इंक्रीज ही हो रही है, ठीक है, इज कॉल्ड ग्रोस इन्वेस्टमेंट। ग्रोस इन्वेस्टमेंट इक्वल नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट है व्हाट इज नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट what is net investment, net investment if we deduct the depreciation in the gross investment
is called net investment. अब देखो कि जो नेट इन्वेस्टमेंट है वो क्या होती है। नेट का मीनिंग क्या होता है कि एक्चुअल में जो प्रोड्यूसर है बिजनेस फर्म हो उसको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, या नेट से हम क्या है, जब भी हमारे पास नेट वर्ड आएगा नेशनल इनकम काउंट करने के लिए मेनली यूज होगा नेट, ठीक है। तो नेट वर्ड में हम क्या करते हैं कि वन थिंग को अनदर थिंग में से क्या है माइनस कर देते हैं। नेट वैल्यू जब भी हमें चाहिए तो जो भी हमारे पास टू थिंग्स होंगी उसमें से वन थिंग्स में से हम जो सेकंड थिंग होगी उसको माइनस कर देंगे, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या होगा, नेट, ठीक है। तो अब देखो नेट इन्वेस्टमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। इफ वी डिडक्ट द डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मीन्स कि जब भी कोई प्रोड्यूसर टोटल इन्वेस्टमेंट करता है मशीनरी पे, कैपिटल गुड्स पे पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो अगर उसमें जो मशीनरी वगैरह जो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहा है, ठीक है, तो प्रोडक्शन के लिए जो मशीनरी उसने परचेज की है यूज कर रहा है उसका कॉन्टिन्यूसली, तो उसमें कई बार क्या होती है उसकी रिपेयरिंग करवानी पड़ती है। वो मशीन अगर स्लो स्लो काम करना स्टार्ट कर देते हैं या फिर उसमें कोई वियर टेयर हो जाती है, टूट फूट हो जाती है, तो इसके लिए जो प्रोड्यूसर है उसे क्या है कि उसको रिपेयर करवाना पड़ता है। तो रिपेयरिंग करवाने के लिए एक तरफ से जो प्रोड्यूसर उसे क्या है पैसा खर्च करना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए जब हम टोटल इन्वेस्टमेंट है, प्रोड्यूसर जब टोटल इन्वेस्टमेंट करता है तो टोटल इन्वेस्टमेंट में जो भी उसका डेप्रिसिएशन, मतलब कि मशीनरी खराब हुई है तो मशीनरी खराब होने से जो भी उसको रिपेयरिंग के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, अगर हम उसको डिडक्ट कर देते हैं, डिडक्ट मीन्स कि अगर हम उसको माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट आएगी वो क्या हो जाएगी, नेट इन्वेस्टमेंट। मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम वन थिंग में से सेकंड थिंग को माइनस करते हैं देन वो जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी वो नेट फॉर्म में होगी, मतलब एक्चुअल में उसको कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है ये हमें नेट से पता चल जाता है, ठीक है। नेट वैल्यू से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक्चुअली जो प्रोड्यूसर है या कंज्यूमर है, कोई भी चीज पर्सन है, उसको कितना लॉस हो रहा है या कितना उसको प्रॉफिट हुआ है। तो देखो जो नेट इन्वेस्टमेंट है इसका फॉर्मूला क्या होगा। अब देखो कि नेट इन्वेस्टमेंट से क्या होता है कि अगर नेट इन्वेस्टमेंट से हमें पता चल जाता है, ठीक है। तो देखो नेट इन्वेस्टमेंट की हेल्प से जो प्रोड्यूसर है उसको ये पता चलता है कि उसके साथ कोई मतलब कितना प्रॉफिट हो रहा है उसे, ठीक है, और कितना लॉस हो रहा है पैसा इन्वेस्ट करने से। तो जो नेट इन्वेस्टमेंट है उसका फॉर्मूला होगा नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रीसिएशन। तो नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल ग्रोस इन्वेस्टमेंट मींस जो प्रोड्यूसर ने टोटल इन्वेस्टमेंट की है उसमें से हम डेप्रिसिएशन जो भी रिपेयरिंग के लिए पैसा इन्वेस्ट किया गया है, ठीक है, उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट हमारे पास आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि प्रोड्यूसर ने मशीन पे पैसा इन्वेस्ट किया है तो वो उसकी ग्रोस इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 50,000 रुपीज, 50,000 की उसने मशीनरी परचेज की है और 1 ईयर में उससे क्या है कि उसने मशीन से जो भी गुड्स की प्रोडक्शन की है, प्रोड्यूस की है, ठीक है, तो उस मशीनरी के 1 ईयर में कई बार वो डेप्रिशिएट हो गई थी, उसको रिपेयरिंग करवाना पड़ा, तो इसके लिए उसको क्या है 10,000 रुपीज स्पेंड करने पड़े। मीन्स की जो ग्रोस इन्वेस्टमेंट वो 50,000 रुपीज है और डेप्रिशिएशन में उसे 10,000 रुपीज स्पेंड करने पड़े, तो उसकी जो नेट इन्वेस्टमेंट है वो क्या हो जाएगी 40,000। क्लियर है। तो ये है नेट इन्वेस्टमेंट, जो 40,000 है वो क्या हो जाएगा हमारे पास नेट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट कंसेप्ट है व्हाट इज डेप्रिसिएशन। व्हाट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, अब देखो डेप्रिसिएशन क्या होता है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स is called depreciation. Depreciation. अब देखो जो डेप्रिसिएशन है वो क्या होती है, डेप्रिसिएशन मींस
डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। मींस कि जो भी प्रोड्यूसर ने कैपिटल गुड्स परचेज किया है तो उसका कॉन्टिन्यूसली प्रोडक्शन के लिए यूज करने से उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, डिक्रीज हो जाती है। मींस कि अगर मशीनरी जब हम प्रोड्यूसर न्यू परचेज करता है तब वो मशीनरी से जो भी प्रोडक्शन करेगा तो वो मशीनरी फास्टली प्रोडक्शन क्रिएट करेगी, ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगी और बेस्ट क्वालिटी की होगी। बट जो प्रोड्यूसर उसको कॉन्टिन्यूसली यूज करता रहता है 1 ईयर में, फिर सेकेंड ईयर वही मशीन उसने यूज की, तो कई बार मशीन में क्या है टीयर वियर वगैरह हो जाती है, टूट फूट हो जाती है, तो उसको रिपेयर करवाना पड़ता है। ठीक है, और लगातार एक ही मशीन को यूज करने से क्या होता है कि उसमें जो कैपेसिटी है, मशीन की जो कैपेसिटी है वो भी कम हो जाती है। जहाँ पे वो ज्यादा कमोडिटीज को प्रोड्यूस कर रही थी, लाइक जैसे कि 100 कमोडिटीज को प्रोड्यूस कर रही थी, तो अब वो धीरे धीरे अगर उस मशीनरी को ज्यादा यूज करेंगे, हम कॉन्टिन्यूसली यूज करेंगे, तो उसकी जो प्रोडक्शन है वो क्या है, कम हो जाएगी। वो अब क्या है, ओनली 80 या 70 क्वांटिटीज है जो कमोडिटी की वो प्रोड्यूस कर पाएगी। तो मतलब कि जो कैपिटल गुड्स है उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, डिक्रीज हो गई है। और जो कैपिटल गुड्स की वैल्यू डिक्रीज कैसे होती है, जब प्रोड्यूसर है या बिजनेस फर्म है, प्रोडक्शन के लिए जो मशीनरी है उसका कॉन्टिन्यूसली एक ही मशीनरी का यूज करते रहते हैं, तो वो मशीनरी एक ऐसा टाइम आता है जब वो मशीन क्या है, खराब हो जाती है। ठीक है, उसको रिपेयर करवाना पड़ता है। ठीक है, या फिर उसमें वो कैपेसिटी, ठीक है, जनरेट करने की, वैल्यू क्रिएट करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। अब देखो कि डेप्रिसिएशन से क्या होता है कि जो प्रोडक्शन एफिशिएंसी है वो क्या है, कम हो जाती है। क्लियर है कि जहाँ पे पहले अगर हम 1 ईयर में 10,000 कमोडिटीज की क्वांटिटी को प्रोड्यूसर है जो क्रिएट कर रहा था, प्रोड्यूस कर रहा था, तो उस मशीनरी का कॉन्टिन्यूसली यूज करने से जो उसकी प्रोडक्शन है, क्वांटिटी है 10,000 से कम होके कितनी हो जाएगी, 8,000। मतलब इफेक्ट पड़ता है उस पर कॉन्टिन्यूसली कोई भी प्रोडक्ट को यूज करने से। तो ऐसे ही अगर हम मशीनरी को कॉन्टिन्यूसली यूज करते हैं, ठीक है, जो भी हमारे पास कैपिटल गुड्स है, लाइक जैसे कि कैनाल्स हो गए, इक्विपमेंट्स हैं, या फिर जो मशीनरीज हैं, टूल्स हैं, तो इन सब का यूज किस लिए किया जाता है, अगर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए हम यूज करते हैं डैम, कैनाल्स या बिल्डिंग वगैरह का। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए यूज करते हैं, बट अगर हम इसका कंटिन्यूसली यूज कर रहे हैं डैम्स का, कैनाल्स का, तो इससे क्या होता है कि उनकी जो एफिशिएंसी है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने की जो एफिशिएंसी है वो क्या है, डिक्लाइन हो जाती है। डिक्लाइन the efficiency of capital goods to generate electricity। जो भी अगर प्लांट्स वगैरह यूज किए जाते हैं तो वो क्या है, कैपिटल गुड्स। अगर उनका रेगुलर यूज करते हैं तो उसमें डेप्रिसिएशन हो जाती है, तो इससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कैपेसिटी है वो भी क्या है, कम हो जाती है। क्लियर है, डेप्रिसिएशन क्या होता है कि कोई भी कोमोडिटी का, कोई भी कैपिटल गुड का प्रोड्यूसर है या बिजनेस फर्म है, जब उसका रेगुलर कॉन्टिन्यूसली यूज करते हैं तो उसमें जो भी डेप्रिसिएशन होती है वो क्या होती है, डेप्रिसिएशन ही होती है। डेप्रिसिएशन मीन्स जो भी टीयर वियर होती है तो वो क्या होती है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मीन्स डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स की जब वैल्यू क्या है, कम हो जाती है। वैल्यू कम होने का पीछे रीजन क्या है, कॉन्टिन्यूसली यूज करने से। तो जो डेप्रिसिएशन है इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, डेप्रिसिएशन इक्वल ग्रोस इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। ओके, तो ये था आपका इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट। फर्स्टली व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज ग्रोस एंड नेट इन्वेस्टमेंट, एंड लास्ट व्हाट इज डेप्रिसिएशन। अब जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी एंड नॉर्मल रेजिडेंट्स। कि नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन से होते हैं कंट्री के, एंड डोमेस्टिक टेरिटरी का मीन क्या होता है। concept of domestic territory and
नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी, अब देखो ये जो भी हम कंसेप्ट कर रहे हैं, कैपिटल गुड्स हैं या कंज्यूमर गुड्स के बारे में हमने कंसेप्ट किया है, फिर हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, उसके बाद हम डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉर्मल रेजिडेंट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये जो भी सब कुछ हम कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम को काउंट करने के लिए, जीडीपी, जीएनपी सब कुछ फाइंड करने के लिए हमें कैपिटल गुड्स, डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में, नॉर्मल रेजिडेंट्स, इन्वेस्टमेंट, इनके बारे में क्लियर होना चाहिए, तभी हम नेशनल इनकम को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स कि ओनली कंट्री का डोमेस्टिक एरिया, लाइक जैसे अगर इंडिया है तो इंडिया की कंट्री के अंदर, विद इन दी कंट्री के अंदर जो भी प्रोडक्शन वगैरह होती है वो सब कुछ हम क्या है डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड करते हैं। ओके, इट मीन्स the production of goods and services within the country, within the country। ओके, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। डोमेस्टिक मीन्स डोमेस्टिक एरिया के अंदर, ओनली घरेलू एरिया, लाइक जैसे इंडिया। टेरिटरी मीन्स एरिया, क्योंकि डोमेस्टिक एरिया के अंदर जो भी इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज हो रही हैं, लोग जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, लाइक जैसे एग्रीकल्चर एरिया में एक वर्क कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो वो सभी एक्टिविटीज इंक्लूड होती है डोमेस्टिक एरिया में। इट मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन दी कंट्री, की जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन हो रही है वो क्या है कंट्री के अंदर हो रही है, डोमेस्टिक एरिया में हो रही है, उसे हम कहते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। मीन्स जो भी अगर कोई भी प्रोडक्शन की जा रही है तो वो सब कुछ कंट्री के अंदर हो रहा है, बाहर जो भी कंट्री की बाउंड्री के बाहर आउटसाइड जो भी प्रोडक्शन हो रही है उसे हम डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं करते हैं। ओके, कि बाहर अगर फॉरेन कंट्रीज में कोई भी पर्सन क्या है कमोडिटीज की प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसने अपना बिजनेस वगैरह सेटअप किया हुआ है, तो उसे हम डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, आउटसाइड बाउंड्री ऑफ द कंट्रीज एक्टिविटीज नॉट इंक्लूड इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी, इट ओनली इंक्लूड दी इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज विद इन द कंट्री, की कंट्री के अंदर जो एक्टिविटीज हो रही हैं, जो काम हो रहे हैं, जो भी कमोडिटीज की प्रोडक्शन हो रही है, तो उन सबको हम डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड करते हैं। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट है नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, अब देखो कंट्री के जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं वो कौन से होते हैं, जिनको उस कंट्री की सिटीजनशिप प्रोवाइड होती है। ओके, द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री आर दोज पर्सन हु प्रोवाइड सिटीजनशिप ऑफ दैट कंट्री। दोज पर्सन्स who provide citizenship of that country। अब देखो जो नॉर्मल रेजिडेंट है, कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट कौन से होते हैं, लाइक इंडिया, मतलब कि इंडिया में जो भी पर्सन रह के अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं, इनकम को स्पेंड कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, ठीक है,
बिल्डिंग्स वगैरह ओपन कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो हमारी कंट्री के अंदर ही रह के सब कुछ काम कर रहे हैं, जो भी अपनी एक्टिविटीज वगैरह है, ठीक है, तो वो क्या है, उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट, मीन्स कि उनको उस कंट्री की सिटीजनशिप प्रोवाइड है, ठीक है। लाइक जैसे कि मैं इंडिया में रहते हैं, तो हम इंडिया के क्या है, नॉर्मल रेजिडेंट, बिकॉज जो भी हमने खाना वगैरह, ठीक है, स्टडी वगैरह लेनी है या इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज वगैरह, वो सब क्या है, कंट्री के अंदर रहकर ही हम कर रहे हैं। तो इसीलिए जो नॉर्मल रेजिडेंट है वो होते हैं दोज पर्संस हु प्रोवाइड सिटीजनशिप ऑफ दैट कंट्री, मीन्स कि जो नॉर्मल रेजिडेंट में उन पर्सन को इंक्लूड किया जाता है जिनको उस कंट्री की क्या है, सिटीजनशिप प्रोवाइड है। लाइक जैसे कि हमें इंडिया की क्या है, सिटीजनशिप प्रोवाइड है, कि हम इंडिया जो नेशन है उसके सिटीजन्स हैं। क्लियर है। तो जो अब देखो कि अगर हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें जो भी एक्टिव इनकम इंक्लूड होती है वो ओनली जो नॉर्मल रेजिडेंट होती हैं उनकी इनकम को हम इंक्लूड करते हैं। ओके, तो जो नॉर्मल रेजिडेंट है कंट्री के वो कौन से होते हैं, दोज पर्संस हु प्रोवाइड सिटीजनशिप ऑफ दैट कंट्री। नेक्स्ट कंसेप्ट है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड मीन्स NFIA। देखो जो नेट फैक्टर NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड मीन्स क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इट मीन्स the difference between export and import। अब देखो कि जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड क्या होती है, इट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। मीन्स जब भी हम बाहर से कोई भी मटेरियल्स हैं वो मंगवाते हैं या फिर एक्सपोर्ट अपनी कंट्री से गुड्स की जो भी प्रोडक्शन होती है उसको एक्सपोर्ट करते हैं, तो उन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो क्या होती है, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब देखो कि अगर हमारी कंट्री इंडिया का कोई भी पर्सन है, ठीक है, वो फॉरेन कंट्री में जाके जो भी जॉब वगैरह करता है, ठीक है, बिजनेस करता है, तो उससे जो भी इनकम उसको प्रोवाइड होती है, ठीक है, जो भी जितनी भी मनी वो जनरेट करता है, ठीक है, उसमें से हम क्या है कि हमारे डोमेस्टिक एरिया में जो भी फॉरेनर है, ठीक है, जो हमारी कंट्री के नॉन रेजिडेंट है, फॉरेन पर्सन आके अगर हमारी कंट्री में जो भी बिजनेस वगैरह करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, तो उनसे जो भी इनकम जनरेट होती है अगर हम उसको माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, NFIA इक्वल इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री from abroad minus income earned by non-residents from domestic territory। अब देखो जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड में इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री फ्रॉम अब्रोड मीन्स कि अगर इंडिया का कोई भी पर्सन है जो नॉर्मल रेजिडेंट है इंडिया के, वो फॉरेन कंट्री में जाके जितना भी इनकम अर्न करते हैं 1 ईयर में, ठीक है, उसमें से हम माइनस कर देंगे इनकम अर्न बाय नॉन रेजिडेंट फ्रॉम डोमेस्टिक टेरिटरी। मीन्स हमारी डोमेस्टिक एरिया में इंडिया में जब कोई भी फॉरेनर पर्सन है, नॉन रेजिडेंट है, वो इंडिया में जो भी 1 ईयर में इनकम जनरेट करेंगे, ठीक है, उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। लाइक जैसे कि अगर इंडिया के कोई भी पर्सन है वो फॉरेन कंट्री में जॉब करता है, देन वहां से उसने जो इनकम जनरेट की है वो क्या है, 100 करोड़, ठीक है, और जो हमारी कंट्री में फॉरेनर्स हैं, नॉन रेजिडेंट्स हैं, वो 1 ईयर में जो भी इनकम जनरेट करते हैं, लाइक जैसे कि 80 करोड़ रुपीज, तो जब हम 100 में से 80 करोड़ को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 करोड़।
मीन्स कि जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड है वो कितनी हो जाएगी 20, कि हमारी कंट्री को क्या है प्रॉफिट हुआ है। मीन्स जब हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन इंपोर्ट, देन जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड है वो क्या होगी पॉजिटिव, और इसके ऑपोजिट अगर जो एक्सपोर्ट है वो कम है इन कंपैरिजन इंपोर्ट, देन जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड है वो क्या होगी नेगेटिव। तो यहाँ पर जो हमारी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड है वो क्या है पॉजिटिव। लास्ट कंसेप्ट है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स अब देखो कि जो भी गवर्नमेंट टैक्सेस वगैरह लगाती है तो उस पे जो कमोडिटीज पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो 2 टाइप से कमोडिटीज पे इफेक्ट पड़ते हैं। देखो कि जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, लाइक जैसे कि कोई भी प्रोड्यूसर है कमोडिटीज की जब प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, बिस्किट की अगर उसने प्रोडक्शन की है तो उसकी जो फैक्टर कॉस्ट है वो क्या होगी 8 रुपीज फैक्टर कॉस्ट। और जब वो मार्केट में सेल होने के लिए, जब हम प्रोड्यूसर उसको मार्केट में सेल करता है तब उस पर क्या है टैक्स लगता है, जिसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो 2 रुपीज का जो टैक्स उसमें यूज किया है, ठीक है, तो उस जो बिस्किट की जो प्राइस है वो कितना हो जाएगा 10 रुपीज, 10 रुपीज मार्केट प्राइस, क्योंकि इसमें जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसको इंक्लूड किया गया है। अब देखो कि टैक्स से क्या होता है कि जो कमोडिटी होती है, ठीक है, जब उस पर टैक्स लगाया जाता है कमोडिटी पे इम्पोज किया जाता है, देन जो कमोडिटी की जो प्राइस है वो क्या है इंक्रीज हो जाता है। और अगर गवर्नमेंट क्या है सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करवाती है तो उससे क्या है कि जो कमोडिटी की वैल्यू है वो क्या है डिक्रीज हो जाती है। तो देखो अगर हम नेट इनडायरेक्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल ग्रॉस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। कि जो भी टोटल इनडायरेक्ट टैक्स लगाए गए हैं कमोडिटीज में, अगर उसमें से हम सब्सिडी को माइनस कर देते हैं, गवर्नमेंट जो लोगों को सब्सिडी प्रोवाइड करवाती है, हेल्प प्रोवाइड करवाती है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये हमारा 14 चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट था, बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम में नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट चैप्टर में हम नेशनल इनकम क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड हाउ इट्स कैलकुलेट्स। थैंक यू।